अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएके इलेक्ट्रिकल। मैं हूं आपका होस्ट सिकंदर अली खान। दोस्तों, ये चैनल डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स के लिए, जहां आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान और इंटरैक्टिव वे में समझ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो कॉन्सेप्ट है जो इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल की बैकबोन है। तो बिना देर किए आइए समझते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक स्टेटमेंट देख सकते हैं दैट व्हेन अ पॉलीफेज बैलेंस करंट फ्लोज इन अ पॉलीफेज बैलेंस वाइंडिंग अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। दोस्तों, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसको हम थ्री फेज सिस्टम के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। तो किसी थ्री फेज सिस्टम के लिए इस स्टेटमेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। When a three-phase balance current flows in a three-phase balance winding, a uniform rotating magnetic field is produced. तो दोस्तों, अब आपके मन में तीन सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल कि थ्री फेज बैलेंस करंट क्या होता है, दूसरा सवाल कि थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग क्या होती है, और तीसरा सवाल कि यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम इन तीनों सवालों को आंसर करते हैं। दोस्तों, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग वो वाइंडिंग है कि जिसमें तीनों फेजेस में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और उन तीनों वाइंडिंग्स की एक्सेस के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। दैट मीन्स तीनों फेजेस की वाइंडिंग स्पेस में 120 डिग्री के डिफरेंस पर प्लेस्ड होती है। सेकेंड थिंग इज थ्री फेज बैलेंस करंट। सो थ्री फेज बैलेंस करंट में तीनों फेजेस के करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। सो थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग में 120 डिग्री का स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है और थ्री फेज बैलेंस करंट में 120 डिग्री का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए हमें ये दोनों ही कंडीशंस रिक्वायर्ड, यानी अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन मीट नहीं करेगी तो हमें यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। तो अब आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करती है और जिसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द रोटेशन कांस्टेंट रहता है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे थ्री फेज सिस्टम में एक यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेगा। तो आइए पहले इन अजम्पशंस को देखते हैं। पहला अजम्पशन है फेज वाइंडिंग्स आर assumed to be concentrated in opposite slots. Second assumption is the distribution of mmf and hence magnetic flux density is assumed to be sinusoidal over the air gap. Third assumption is for the simplicity of representation only stator is shown. And the last assumption is for simplicity a two-pole machine is considered. तो इन चारों assumptions को जो प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए हमने इनको कंसीडर किया है और इन चारों assumptions को लेने से हमारा जो एनालिसिस है थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का दैट विल बिकम वेरी सिंपल। तो अगर हम इन चारों assumptions को अप्लाई करें तो स्टेटर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां पे हमारे पास सिर्फ 6 स्लॉट्स होंगे और हर दो अपोजिट स्लॉट्स में एक फेज की वाइंडिंग प्रेजेंट हो। तो फेज ए की वाइंडिंग को रेड कलर में शो किया गया है, फेज बी वाइंडिंग को येलो कलर से शो किया गया है और फेज सी वाइंडिंग को ब्लू कलर में शो किया गया है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी कंसीडर a simple structure as shown in this on the screen. तो यहाँ पे स्लॉट्स की नंबरिंग की गई है क्लॉकवाइज ऑर्डर में 1 to 6। दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो आपको देख सकते हैं, इसको डेवलप्ड फॉर्म में शो किया गया है। नीचे यहाँ पे स्लॉट्स को मार्क किया गया है 1 से 6 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फेज को एनर्जाइज करेंगे
उस फेज को एनर्जाइज करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में लाई करेगी, और उस डायरेक्शन को हम डेजिग्नेट करेंगे एज द एक्सिस ऑफ दैट फेज। तो सबसे पहले हम फेज ए को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फेज ए की दो कॉइल साइड्स हैं, ए और ए डैश, जो स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 4 में प्रेजेंट है। तो राउंड फिगर्स में और या डेवलप्ड डायग्राम में, एक्चुअल डायग्राम या डेवलप्ड डायग्राम में, दोनों में ही ये दोनों कंडीशंस आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर फेज ए और कॉइल साइड ए में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आउटवर्ड मींस अगर करंट स्क्रीन से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर करंट थंब की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो फिंगर्स की डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो अगर आप इस रूल को अप्लाई करोगे तो कॉइल साइड ई की वजह से, कॉइल साइड ए में करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कुछ इस तरह की दिखेगी। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इसी तरह से कॉइल साइड ए डैश में जो करंट फ्लो कर रहा है वो स्क्रीन में एंटर कर रहा है। सो अगर आप यहाँ इसके लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अगर आप इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर करो तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इफेक्टिवली लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जो एक्सिस फेज ए की जनरेट होगी वो इस रेड डॉटेड एरो से शो की गई है। तो एक्चुअल डायग्राम में ये रेड डॉटेड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस ऑफ फेज ए विच इज बिटवीन स्लॉट्स 2 एंड 3 और स्लॉट 5 एंड 6। डेवलप डायग्राम में भी ये एक्सिस 2 और 3 स्लॉट्स के बीच में शो की गई है। दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, और इस एक्सिस का नेगेटिव पार्ट वो 5 और 6 स्लॉट के बीच में आएगा। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, दैट इज फेज बी। फेज बी स्लॉट नंबर 3 और स्लॉट नंबर 6 में प्रेजेंट है। तो अगर स्लॉट 3 में जो कॉइल साइड है उसमें पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है, और स्लॉट 6 में जो कॉइल साइड है उसमें अगर नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सिस आएगी या डायरेक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स आएगी वो इस येलो डॉटेड एरो से शो की गई है। तो दिस येलो डॉटेड एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेज बी की एक्सिस को। सिमिलरली हम फेज सी की एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेज सी में अगर स्लॉट नंबर 5 में पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है और स्लॉट नंबर 2 में नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस तरह से दिखेगी, और उसकी वजह से जो एक्सिस निकल के आएगी वो इस तरह से, इसको हम ब्लू डॉटेड एरो से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ब्लू डॉटेड एरो इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सिस ऑफ फेज सी। एक बार जब हमने तीनों फेजेस की एक्सिस को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको हम एक्चुअल डायग्राम पे शो कर सकते हैं और डेवलप्ड डायग्राम पे भी शो कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम इन एक्सेस की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर फेज को एनर्जाइज करते हैं तो जो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज प्रिडोमिनेंटली लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स की पीक है वो उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग लाई करेगी। इसका मतलब है कि जब आप फेज ए को एनर्जाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो फ्लक्स या एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पीक इस रेड डॉटेड एरो के अलोंग लाई करेगी। उसी तरह से अगर आप फेज बी को एनर्जाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी पीक येलो डॉटेड एरो के अलोंग लाई करेगी। और इसी तरह से अगर आप फेज सी को एनर्जाइज करेंगे तो उसकी वजह से जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी पीक ब्लू डॉटेड एरो के अलोंग लाई करेगी।
ऑफ कोर्स यहाँ पे हम पॉजिटिव पीक की बात कर रहे हैं। नेगेटिव पीक हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगी किसी भी पर्टिकुलर फेज एक्सिस के। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में मूव करेंगे। सबसे पहले हम इन फेजेस को डीसी सप्लाई से एनर्जाइज करेंगे, फिर हम किसी पर्टिकुलर फेज में ईसी सप्लाई और साइनोसॉइडल करंट देके उसका इफेक्ट एनालाइज करेंगे। उसके बाद तीनों फेजेस में थ्री फेज बैलेंस करंट फ्लो करके उसका इफेक्ट एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फेज में डीसी करंट अगर फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका नेचर कैसा आएगा। तो सबसे पहले हम फेज ए को कंसीडर करते हैं। फेज ए में जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से डीसी करंट फ्लो करेगा। उस डीसी करंट की फ्लो करने की वजह से हमारा कांस्टेंट एमएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये कांस्टेंट एमएमएफ उस फेज ए की एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। तो इसको हम इस डायग्राम में शो कर सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि फेज ए का एमएमएफ ये साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि हमने अजम्पशन दिया था, और इसकी पीक जो है फेज ए की एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। सिमिलरली अगर आप फेज बी को एनर्जाइज कर रहे हो तो फेज बी को एनर्जाइज करने की वजह से अगेन फेज बी में कांस्टेंट एमएमएफ प्रोड्यूस होगा और ये फेज बी की एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। सो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। सिमिलरली जब आप फेज सी को एनर्जाइज करोगे तो उसकी वजह से फेज सी में एक कांस्टेंट एमएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो फेज सी की एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो अगर आप तीनों फेजेस में डीसी सप्लाई दोगे तो उन तीनों फेजेस में डीसी सप्लाई देने की वजह से हर फेज एक साइनोसॉइडल एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा और हर फेज का पीक एमएमएफ उस फेज की एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। तो वो इस चीज को हम इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। फेज ए का पीक फेज ए की एक्सिस के अलोंग है, फेज बी की पीक फेज बी की एक्सिस के अलोंग है और फेज सी की पीक फेज सी की एक्सिस के अलोंग। तो अभी हमें ये पता चल गया कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फेज में डीसी सप्लाई देंगे तो हमें एक साइनोसॉइडल एमएमएफ मिल रहा है और ये साइनोसॉइडल एमएमएफ पूरी एयर गैप के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्योंकि हमने टू पोल मशीन को अज्यूम किया हुआ है इसलिए हमारे पास एक पॉजिटिव पीक है और एक नेगेटिव पीक है। तो पॉजिटिव पीक may represent the north pole and the negative peak may represent the south pole। तो इस तरह से हमारी मशीन में एक नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा और एक साउथ पोल प्रोड्यूस होगा। आइए अब देखते हैं कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फेज में अगर साइनोसॉइडल एसी सप्लाई फीड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बिहेव करेगी, एमएमएफ का क्या नेचर आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम फेज ए को कंसीडर कर रहे हैं और फेज ए में साइनोसॉइडल करंट फ्लो कर रहे हैं जिसका नेचर इस अपर वेव फॉर्म में दिया हुआ है। तो दिस आई as a function of omega t is given in terms of a sinusoidal waveform। तो फेज ए का एमएमएफ we can represent it as n small ia इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एंगल 0 ये फेज ए की एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप आई इंस्टेंटेनियस करंट को मैथमेटिकल टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा एन आई एम साइन ओमेगा टी। नाउ अब हम डिफरेंट इंस्टेंट्स पे देखेंगे कि हमें जो एमएमएफ मिल रहा है उसका नेचर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम we will start with omega t is equal to 0 डिग्री। अगर आप ओमेगा t is equal to 0 डिग्री पुट करोगे और उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 0। तो उससे फेज ए का एमएमएफ 0 हो जाएगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो थीटा एक्सिस पे लाई कर रही है। इसका मतलब है कि
along the air gap periphery, MMF is zero at each and every point. उस चीज को हम MMF फेजर से भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे MMF फेजर इज जस्ट अ डॉट विच इज लाइंग एट द सेंटर। इसका मतलब ये है कि MMF की वैल्यू 0 है, देयरफॉर ये फेजर is represented just from the dot which is lying at the center. अगला स्टेंट है ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो अगर आप इस इक्वेशन में फेज MMF ए की इक्वेशन में ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करोगे तो साइन 30 विल बी 0.5। तो जो पीक MMF है NIM उसकी हाफ वैल्यू आपको ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री पर मिलेगी। तो FA दिस इज 0.5 N into IM एंगल 0। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पे जो MMF की पीक है दैट इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द मैक्सिमम पीक। इस सेम डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्पेस फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्पेस फेजर की लेंथ हाफ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ होगी और ये एक्सिस ऑफ फेज ए के अलोंग लाई करेगी। ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री पे साइन ओमेगा टी 0.866 के इक्वल होगा और उसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा MMF का दैट इज 0.866 N into IM। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो MMF का डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप के अलोंग आएगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और इस सेम डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्पेस फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस स्पेस फेजर की लेंथ प्रोपोर्शनल होगी 0.866 NIM के। ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा और हमें मैक्सिमम MMF मिलेगा। तो MMF की पीक जो होगी दैट विल बी इक्वल टू N into IM। और सेम चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्पेस फेजर से जिसकी लेंथ NIM के प्रोपोर्शनल होगी। इसी तरह से आप जब और आगे बढ़ोगे तो 120 डिग्री पे आपको अगेन 0.866 NIM मैग्नीट्यूड मिलेगा और उसकी वजह से जो MMF डिस्ट्रीब्यूशन आएगा दैट इज शोन इन द फिगर। Similarly, you can show it at 150 डिग्री। 180 डिग्री पे अगेन 0 हो जाएगा। 210 डिग्री पे साइन ओमेगा टी विल बी -0.5। सो अब जो MMF आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो MMF का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो वेव फॉर्म है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो जो MMF वेव फॉर्म आएगी दैट इज शोन लाइक दिस। और स्पेस फेजर में जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि स्पेस फेजर की लेंथ 0.5 NIM के इक्वल होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन फेज ए की एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली जब आप 240 डिग्री पे जाओगे तो मैग्नीट्यूड -0.866 हो जाएगा, जिसको हम स्पेस में वेव फॉर्म या स्पेस फेजर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली 270 पे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन होगी। 300 डिग्री पे हमें अगेन -0.866 NIM मैग्नीट्यूड मिलेगा। उसकी वजह से MMF डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर 330 डिग्री पे अगेन 0.5 टाइम्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा बट विद अ नेगेटिव डायरेक्शन। सो इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 360 डिग्री पे अगेन हमें 0 वैल्यू मिलेगी तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस पूरे साइकिल को जब हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जाते हैं तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन शो कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एनिमेशन की फॉर्म में शो करें तो ये एनिमेशन कुछ ऐसे दिखेगा। तो दोस्तों इस एनिमेशन से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक फेस को एट ए टाइम एनर्जाइज कर रहे हैं तो उस एनर्जाइजेशन की वजह से जो MMF प्रोड्यूस होगा वो उस पर्टिकुलर फेस की एक्सेस के अलोंग वेरी कर रहा है।
तो एमएमएफ की जो पीक है वो एक्सिस के अलोंग लाई करेगी हमेशा, लेकिन जो पीक मैग्नीट्यूड है वो करंट मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एमएमएफ की पीक का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, लेकिन ये पीक हमेशा एक्सिस के अलोंग लाई करेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम एक सिंगल फेज को एनर्जाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो पल्सेटिंग है नेचर में और अल्टरनेटिंग है नेचर में। पल्सेटिंग मीन्स it is pulsing from zero to positive peak, then from positive peak to zero, and from zero to negative peak, and then negative peak to zero. And alternately, it is changing its sign. तो यही सेम चीज आप स्पेस फेजर में भी देख सकते हो। स्पेस फेजर पहले एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद वो डिक्रीज करके जीरो हो रहा है, और फिर जीरो होने के बाद फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करके मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, और फिर अगेन मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पे आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सिंगल फेज को एसी सप्लाई से एनर्जाइज करने से हमें जो वेव फॉर्म मिलेगी एमएमएफ की, या स्पेस फेजर मिलेगा एमएमएफ का, वो पल्सेटिंग होगा नेचर में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज पल्सेटिंग इन नेचर। ओके, नाउ we will move on to the behavior of the machine if you are applying a three phase balance current in the stator winding। तो आइए देखते हैं कि अगर हम स्टेटर वाइंडिंग में थ्री फेज बैलेंस करंट फ्लो करेंगे तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड और किस तरह का एमएमएफ हमें मिले। तो उसके लिए हम थ्री फेज बैलेंस करंट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कलर में आई ए करंट फ्लो शो किया गया है, येलो कलर में आई बी को शो किया गया है, और ब्लू कलर में आई सी को शो किया गया है। तीनों करंट एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है और तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैथमेटिकली जो फेज ए का एमएमएफ है दैट इज एन इंटू आई ए, और एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी एंगल 0। फेज बी का एमएमएफ है एन इंटू आई बी, और एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री एंगल माइनस 120 डिग्री। एंड फेज सी MMF is n into Im sin omega t plus 120 degree angle 120। Basically these angles ये किसी भी पर्टिकुलर फेज की एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फेजेस किसी भी पर्टिकुलर फेज में जो मैग्नीट्यूड है वो इन रिलेशन से वेरी कर रहे हैं, लेकिन वो वेरिएशन उस पर्टिकुलर फेज की एक्सेस के अलोंग भी होगा। तो आगे हम इस चीज को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेस फेजर। तो अगर हम ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसकी वजह से फेज ए का एमएमएफ 0 हो जाएगा। फेज बी का जो एमएमएफ होगा वो साइन माइनस 120 डिग्री के प्रोपोर्शनल होगा। तो साइन माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 0.866। सिमिलरली फेज सी का जो एमएमएफ होगा वो साइन 120 डिग्री के प्रोपोर्शनल होगा, एंड साइन 120 डिग्री इज 0.866। तो phase A MMF is 0, phase B is minus 0.866 NIM, and phase C MMF is 0.866 NIM। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों MMFs को हम स्पेस फेजर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप रेड कलर में फेज ए की एक्सिस को देख सकते हो, येलो कलर में फेज बी की एक्सिस को देख सकते हो, और ब्लू कलर में फेज सी की एक्सिस को देख सकते हो। जो पॉजिटिव एमएमएफ है वो हमेशा किसी पर्टिकुलर फेज की एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, और जो नेगेटिव एमएमएफ है वो एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा। तो अगर हम ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री को कंसीडर करें तो फेज ए का एमएमएफ 0 है, तो फेज ए के अलोंग कोई भी एमएमएफ लाई नहीं करेगा। फेज बी में माइनस 0.866 नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एमएमएफ है, तो ये येलो एक्सिस को अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे तो उसके अलोंग फेज बी का एमएमएफ लाई करेगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। फेज बी का एमएमएफ
फेज बी की एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। सिमिलरली फेज सी का एमएमएफ फेज सी की एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। फेज सी का एमएमएफ फेज सी की एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। अब आप फेज बी और फेज सी एमएमएफ का अगर वेक्टर सम लोगे तो आपको टोटल एमएमएफ मिलेगा एंड टोटल एमएमएफ इज डिनोटेड एज एफ नेट, और ये इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अब हम सिंगल फेज की तरह ही इसमें भी 30-30 डिग्री के डिफरेंस पे इंस्टेंट्स को कंसीडर करेंगे, तो उन पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे तीनों फेजेस के एमएमएफ किस डायरेक्शन में किस मैग्नीट्यूड के साथ लाई कर रहे हैं ये देखेंगे, और उसकी वजह से जो नेट एमएमएफ कैलकुलेट होके आएगा वो किस डायरेक्शन में किस मैग्नीट्यूड के साथ लाई कर रहा है। तो अगला एक्सटेंट है ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर आप ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करोगे तो एफ ए 0.5 NIM के इक्वल हो जाएगा, एफ बी माइनस NIM के इक्वल हो जाएगा, और एफ सी 0.5 NIM के इक्वल हो जाएगा। तो एफ ए एक्सिस ऑफ फेज ए के अलोंग लाई करेगा विद हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड, एफ बी एक्सिस ऑफ फेज बी की अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा विद फुल मैग्नीट्यूड, और फिर एफ सी एक्सिस ऑफ फेज सी की सेम डायरेक्शन में लाई करेगा विद हाफ द मैग्नीट्यूड। अब अगर हम इन तीनों स्पेस फेजर्स का वेक्टर सम लेंगे तो हमको एफ नेट मिलेगा, और ये एफ नेट एफ बी की डायरेक्शन में लाई करेगा। अगला इंस्टेंट है ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर आप ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ए एफ बी एफ सी की इक्वेशन में तो हमें मिलेगा एफ ए इज इक्वल टू 0.866 NIM, एफ बी इज इक्वल टू माइनस 0.866 NIM एंड एफ सी इज इक्वल टू 0। तो एफ ए का जो एमएमएफ है वो फेज ए की एक्सिस के अलोंग लाई करेगा विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.866 NIM। तो दिस इज द एमएमएफ ऑफ फेज ए। एमएमएफ ऑफ फेज बी की अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.866 NIM, और इन दोनों का जो समेशन होगा वेक्टर सम होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ नेट। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि जब हम पिछले दो सिचुएशंस में दैट इज जब हम 0 डिग्री से 30 डिग्री पे आए तो एमएमएफ फेजर हमारा वर्टिकल पोजीशन से 30 डिग्री से रोटेट कर गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब हम 30 डिग्री से 60 डिग्री पे आए तो वो एफ नेट फेजर स्पेस फेजर हमारा फर्दर 30 डिग्री से रोटेट कर गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये एफ नेट फेजर किस तरह से बिहेव करेगा। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, एफ ए इज NIM एंगल 0, एफ बी इज माइनस 0.5 NIM एंड एफ सी इज माइनस 0.5 NIM। इनकी वजह से जो फेजर्स आएंगे वो आप देख सकते हो फिगर में, और इसका जो वेक्टर सम आएगा वो एक्सिस ऑफ फेज ए के अलोंग लाई करेगा। सिमिलरली ओमेगा टी इज इक्वल टू 120 डिग्री पे एफ ए और एफ सी 0.866 NIM के इक्वल है बट विद अपोजिट साइन, एफ बी 0 है। इसको हम स्पेस फेजर से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनका वेक्टर सम इज एफ नेट। देन एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 150 डिग्री एफ ए और एफ बी 0.5 NIM के इक्वल है और एफ सी माइनस NIM है, और इन तीनों फेजर्स को हम स्पेस फेजर से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एफ नेट एफ सी के अलोंग लाई करेगा। सिमिलरली एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री एफ ए इज 0, एफ बी इज 0.866 NIM और एफ सी इज माइनस 0.866 NIM। इस रिलेशनशिप को हम स्पेस फेजर पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एफ नेट वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में लाई करेगा। ओमेगा टी इज इक्वल टू 210 डिग्री पे दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एमएमएफ्स, और इसको हम स्पेस फेजर्स पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एफ नेट है वो एफ बी के अलोंग लाई करेगा। एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 240 डिग्री दिस इज द एमएमएफ रिलेशनशिप। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में
जो एफ नेट है वो इस तरह से लाई करेगा, और एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 डिग्री एफ ए, एफ बी और एफ सी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो एफ नेट है दैट विल लाई अलोंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सिस ऑफ फेज ए। फॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू 300 डिग्री एफ ए, एफ बी, एफ सी की रिलेशनशिप गिवन है, और इसके लिए जो स्पेस फेजर जनरेट होगा वो इस तरह से गिवन है, और इसमें एफ नेट is shown by the black arrow. For omega t is equal to 330 degree, this is the relationship of FA, FB, FC, और इसका जो स्पेस फेजर रिप्रेजेंटेशन है which इस तरह से आएगा। और finally at omega t is equal to 360 degree, FA is again 0, FB is minus 0.866 NIM और FC is 0.866 NIM, और इसका जो फेजर सम आएगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप 30 डिग्री से अलोंग द करंट वेवफॉर्म मूव कर रहे हो, तो जो एफ नेट फेजर है दैट इज द रिजल्टेंट एमएमएफ फेजर, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री के स्टेप्स में मूव कर रहा है। तो जिस स्पीड से आप करंट वेवफॉर्म के अलोंग मूव कर रहे हो, उसी स्पीड से एफ नेट फेजर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। So this you can say this condition is true for a two-pole machine. That is why initially we have taken the assumption of a two-pole machine. तो यहाँ पे आप ये रिलेशनशिप को एनिमेशन की फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक क्वालिटेटिव एनालिसिस मिल गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, कि अगर हम किसी थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग में थ्री फेज बैलेंस करंट फ्लो करते हैं तो हमें एक यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपको एफ नेट का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, और दूसरी चीज एफ नेट किस स्पीड से रोटेट कर रही है वो भी आपको नहीं पता। तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए या इन दोनों चीजों का आंसर पता लगाने के लिए आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू मूव करोगे, और उन मैथमेटिकल इक्वेशन से आप एफ नेट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, और साथ ही साथ आप इस रोटेटिंग एमएमएफ फेजर की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है एफ ए, एफ बी और एफ सी तीनों फेजेस के एमएमएफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद एन आई ए, स्मॉल आई इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस करंट, सो एन आई ए एंगल 0, एन आई बी एंगल -120 एंड एन आई सी एंगल 120। अब करंट आई ए, आई बी, आई सी ये तीनों बैलेंस्ड थ्री फेज करंट है, तो इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, दैट इज आई एम, और तीनों करंट्स के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो अगर आप आई करंट्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे एमएमएफ की इक्वेशंस में, तो एमएमएफ इक्वेशंस को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ है वो तीनों फेजेस के एमएमएफ का समेशन, तो एफ नेट इसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ एफ ए प्लस एफ बी एंड एफ सी। तो अगर हम इसमें एफ ए, एफ बी, एफ सी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशंस में एन आई एम कॉमन कंपोनेंट है तीनों समेशन टर्म्स में, तो इन आई एम को वी कैन टेक एज कॉमन। तो अगर आप इसको कॉमन ले लोगे तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो पोलर फॉर्म में एंगल गिवन है उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंगल 0 rather one angle 0 can be written as 1 plus g0,
One angle minus 120 degree can be written as minus 0.5 minus j root 3 by 2, and one angle 120 degree can be written as minus 0.5 plus j root 3 by 2. अब इस इक्वेशन में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और उनको एक साथ क्लब कर सकते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर आप अलग अलग करोगे तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने रियल पार्ट को इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर ले रखा है और इमेजिनरी पार्ट को इधर ले रखा है। रियल पार्ट में आप देखोगे कि आपके पास दो टर्म आ रहे हैं, एक 1.5 साइन ओमेगा टी, एक माइनस 0.5 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 120। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 के साथ जो तीनों साइनोसॉइडल टर्म मल्टीप्लिकेशन में है उनका उनका जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री है और उन तीनों टर्म्स को सम किया गया है। तो फ्रॉम द बेसिक मैथमेटिक्स ये हमें पता है कि अगर तीन साइनोसॉइडल क्वांटिटीज सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं और उनमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो उन तीनों क्वांटिटीज का सम 0 होता है। तो अगर आप इसके रेस्पेक्ट में 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ इस इक्वेशन में हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस 120 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री का टर्म है। यहाँ पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करोगे उसको यूज करके आप ये इक्वेशन लिख सकते हो और इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आफ्टर simplifying this omega t and 120 degree angles. So this equation will be simplified to 2 cos omega t into sin minus 120 degree. अब अगर हम इसमें sin 120 डिग्री को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। इस माइनस रूट 3 बाई 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको जब आप बाहर निकालोगे और सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी एफ नेट की वो आएगी एन आई एम इन ब्रैकेट 1.5 साइन ओमेगा टी प्लस जे 1.5 कॉस ओमेगा टी। अब इस 1.5 को भी हम कॉमन ले सकते हैं तो हमें एफ नेट मिलेगा 1.5 एन आई एम साइन ओमेगा टी प्लस जे कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमें एफ नेट की ये एक्सप्रेशन मिल रही है। यहाँ पे हम एफ नेट को मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिल रही है उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1.5 एन आई एम और जो एंगल आएगा एमएमएफ का that can be calculated as tan inverse imaginary component divided by the real component। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये थीटा एफ जो पोलर एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री माइनस ओमेगा। तो आपको जो रोटेटिंग फेजर मिल रहा है उस रोटेटिंग फेजर का मैग्नीट्यूड 1.5 NIM के इक्वल है और उस रोटेटिंग फेजर का एंगल 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी के इक्वल है। तो इसमें अगर आप ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो उस फेजर का एंगल विद रिस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर रेफरेंस आपको मिलता जाएगा। तो एफ नेट को हम कंबाइंड फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज को समराइज किया हुआ है इस फिगर में। यहाँ पे आप डिफरेंट इंस्टेंट्स पे एफ नेट को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर आप जो एफ नेट की एक्सप्रेशन हमने देखी थी उसमें ओमेगा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा और वो थीटा एंगल एट डिफरेंट ओमेगा टी वैल्यूज यहाँ पे शो किया गया है और उसके रिस्पेक्ट में एमएमएफ फेजर की डायरेक्शन क्या आएगी वो यहाँ पे शो करेगी। तो टाइम में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो थ्री फेज करंट के रिस्पेक्ट में तो जो एमएमएफ फेजर है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो इस पर्टिकुलर फेज सीक्वेंस के हिसाब से आ रहा है। अगर आपको ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है तो उसके लिए आपको
फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, यानी पहले फेज ए एनर्जाइज होगा, फिर फेज सी एनर्जाइज होगा, उसके बाद फेज बी एनर्जाइज होगा। यानी फेज सी फेज ए से 120 डिग्री से लैग करेगा और फेज बी फेज सी से 120 डिग्री से लैग करेगा। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एमएमएफ फेजर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लास्टली हम देखेंगे कि रोटेटिंग एमएमएफ स्पेस फेजर की स्पीड क्या होगी। तो हम पहले देख चुके हैं कि किसी भी टू पोल मशीन के लिए जब करंट का एक साइकिल का वेरिएशन कंप्लीट होता है तो उस वन साइकिल ऑफ वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग एमएमएफ वेव वन रोटेशन कंप्लीट करती है। तो अगर हमारे पास एक पी पोल, तो दोस्तों पी पोल की मशीन में जो एमएमएफ स्पेस फेजर है वो जब करंट का एक साइकिल कंप्लीट होगा तो एमएमएफ स्पेस फेजर का 2/p साइकिल्स कंप्लीट करेगा। तो अगर करंट की फ्रीक्वेंसी f साइकिल्स पर सेकेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट के एक साइकिल में 2/p रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं। करंट के f साइकिल्स में 2/p इंटू f रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगे। तो ये 2/p इंटू f रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं एक सेकेंड के अंदर। तो एक मिनट के अंदर 2/p इंटू एफ इंटू 60 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगे। तो जो स्पीड आएगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशंस पर मिनट के अंदर वो आएगी 2/p इंटू एफ इंटू 60 एंड दिस स्पीड इज 120 f/p। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंसीडर करो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी and this is inversely proportional to number of poles। तो अगर इंडियन सिनेरियो के लिए हम कंसीडर करें तो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड को। तो मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो है 2। तो अगर हम 2 पोल्स के लिए कंसीडर करेंगे तो हमारी स्पीड जो आएगी वो होगी 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू आती है 3000 आरपीएम। तो सिमिलरली 4 पोल की मशीन्स के लिए सिंक्रोनस स्पीड आएगी 1500 आरपीएम, 8 पोल की मशीन्स के लिए सिंक्रोनस स्पीड आएगी 750 आरपीएम। जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सिंक्रोनस स्पीड डिक्रीज करेगी। So speed of the rotating magnetic field, this is basically termed as synchronous speed and it is noted as ns। So you will see in the subsequent lecture कि ये synchronous speed, this is a very important term and this will play a very important role in further analyzing or the further analysis of the three-phase induction motor। तो दोस्तों इसके साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन देखा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी स्पीड क्या होगी। वी हैव कैलकुलेटेड ऑल दीस थिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।